पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, और ये कायम रह सकता है सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर। पंजाब पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता है ये कहते हुए कि तुम मानो 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 तुम पाकिस्तानी इसलिए हो कि तुम मुसलमान हो। लेकिन पाकिस्तान में कोई शक नहीं कि बहुत सी कौमें हैं और वो एक दूसरे को पहचानते हैं। हम एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना मत कर। पाकिस्तान है ही हिंदुस्तान। 5000 साल से हम हिंदुस्तानी हैं, आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी और कह दिया अब तुम पाकिस्तानी। सलाम सामीन। पाकिस्तान का कयाम दो कौमी नजरिए का मरहून मिन्नत था। किसी जमाने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिंदगी की आखिरी दहाई ये साबित करने में गुजार दी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमों के बाशिंदे हैं जो एक रियासत में इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन्नाह को कायदे आजम का दर्जा दिया, आंखें बंद करके उनके कहे पर यकीन किया और सर झुकाकर उनके फैसलों पर अमल दरामद किया। तहरीक की तवाना लहर ने जल्द ही पाकिस्तान हासिल कर लिया। तहरीक तमाम हुई, दो कौमी नजरिया जज्बाती नारों के तख्त से नीचे उतरा और बहुत से वजाहत तलब सवालात के जवाब देने से कासर नजर आया। क्या हिंदू और मुसलमान वाकई अलग कौम थे? अगर दो कौमी नजरिया हकीकत है तो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान किस नजरिए के तहत हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तानी नहीं हैं? अगर हमारी कौमियत की बुनियाद इस्लाम है तो पाकिस्तान की मगरबी सरहदों का क्या जवाब है जो हमें अफगानिस्तान और ईरान के मुसलमानों से जुदा रखती हैं? क्या बंगाल की पाकिस्तान से अलहदगी इस बात का सबूत नहीं कि कौम मजहब नहीं बल्कि जबान की बुनियाद पर बनती है? ये और ऐसे बहुत से सवाल गुज़श्ता 77 बरस से हमारे कौमी शऊर को शनाख्त के बुहरान में मुब्तला किए हुए हैं। हमारी कौमी शनाख्त को लेके ये तमाम क्वेश्चंस ऐसे बेबुनियाद नहीं है कि इन्हें बगैर वेटेज दिए साइड पे कर दिया जाए। ये तमाम सवाल बहुत कंक्रीट हैं और अगर हम पाकिस्तानियों की ट्रू नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करना चाहें तो हमें चाहिए एक ऐसी थ्योरी जो इन तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे। लेकिन इन सवालों का हर वो जवाब जो ये साबित करने की कोशिश करे कि पाकिस्तानी एक नेशन नहीं है, वो जवाब भी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए दुरुस्त नहीं हो सकता क्योंकि नेशनलिज्म का वो एहसास जो गुज़श्ता 77 साल से और 4 नस्लों से हम पाकिस्तानियों को एक नेशन स्टेट में जोड़े हुए हैं, वो एहसास हमारी नेशनल आइडेंटिटी पर उठाए जाने वाले तमाम सवालात से कहीं ज्यादा कंक्रीट है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, बल्कि इसलिए कि अपने आप को पाकिस्तानी नेशनल समझना इस खित्ते के 24 करोड़ लोगों की सब्जेक्टिव रियलिटी है। इन लोगों के दिलों में नेशनल प्राइड का एक गहरा एहसास मौजूद है। पाकिस्तान की जीत और हार इन लोगों को अपनी जीत और हार से ज्यादा इमोशनल करती है। पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने अपने आप को मायूस मुअर्रिखीन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मजबूत साबित किया है। ये जज्बा इतना मजबूत है कि पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इंटेलेक्चुअल लिबर्टी से बहुत हद तक महरूम होने के बावजूद ज्यादातर पाकिस्तानी पाकिस्तान को टूटता हुआ नहीं बल्कि मजबूत और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी नेशनलिज्म पाकिस्तानियों के लिए एक कमजोर जज्बा नहीं है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तानी होने का क्या मतलब है, लेकिन हमें इस एहसास को तस्लीम करना और बयान करना भी आना चाहिए था। ये एहसास एक अच्छे मुस्तकबिल का रास्ता बन सकता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हम बहुत पहले इस बात पर मुत्तफिक हो जाते कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। लेकिन हम ये इत्तेफाक आज तक हासिल नहीं कर सके। अपनी कौमी शनाख्त को लेकर हम आज तक सवाल उठाते आए हैं और यकीनन सवाल उठाना बहुत अहम बात है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सवाल का जवाब खोजा जाए। पाकिस्तान की कौमी शनाख्त के सवाल पर आपने दानिश्वरों को उलझते, सियासतदानों को झगड़ते और फौज को ऑपरेशंस करते देखा होगा, लेकिन इस सवाल पे कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट आपने कम ही सुनी होगी। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कौम के कॉन्सेप्ट को लेकर ये जो सारा क्योस पाकिस्तान में बरपा है, इसमें कोई तरतीब पैदा की जाए और ये जो हमेशा हमारी कौमी शनाख्त पर महज सवाल ही सवाल उठाए जाते हैं, इन सवालों का कोई जवाब तलाश किया जाए। ये जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस का हल आपकी सोच से ज्यादा आसान है, क्योंकि पाकिस्तान में शनाख्त के बहरान की वजह यह नहीं कि हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते, बल्कि वजह यह है कि हम
अपनी पाकिस्तानियत को नहीं समझते। हमारा इख्तलाफ पाकिस्तानी होने पर नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी होने की डेफिनेशन पर है। ये एहसास का इख्तलाफ नहीं, बल्कि अल्फाज का इख्तलाफ है। ये आइडेंटिटी को ओन करने का मसला नहीं, बल्कि आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने का मसला है। आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ये सवाल कि हम कौन हैं, इस सवाल का जवाब इंसान अपनी ग्रुप मेंबरशिप के जरिए देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी मुसलमान हैं तो आपने बचपन में इस्लामियात का एक सवाल जरूर याद किया होगा, हम कौन हैं? मुसलमान। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान अपनी सोशल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है अपने आप को सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जोड़ के। इंसान की पहचान उसकी ज़ात, ज़बान, वतन और मजहब से बनती है। लेकिन अगर लोग ये फैसला ना कर पाएं कि वो किसी खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो हम कहते हैं कि वो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस यानी शनाख्त के बहरान का शिकार हैं। अगर हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, तो ये सवाल बनता है कि हम अपनी कौन सी पहचान के बारे में कंफ्यूज हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो नस्ली एतबार से मेरा ताल्लुक पठान कौम से है, लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से मेरा ताल्लुक पंजाबी कौम से है, नेशनैलिटी के लिहाज से मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी कौम से है और तहजीबी एतबार से मेरा ताल्लुक मुसलमान कौम से है। अपनी आइडेंटिटीज की ये क्लासिफिकेशन हर पाकिस्तानी कर सकता है और मैं ये दावा करती हूँ कि ज्यादातर पाकिस्तानी इस बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस की जड़ ग्रुप मेंबरशिप में नहीं बल्कि ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग में है। इस अंडरस्टैंडिंग में पहली बात समझने की ये है कि इंसान सिर्फ एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं और हमारी ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज एक दूसरे की नफी नहीं करती बल्कि हम बैक वक्त इन तमाम आइडेंटिटीज के हामिल होते हैं। पाकिस्तान में ये मुगालता बहुत आम है कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए मजहब, जबान और नेशनैलिटी को एक दूसरे का मुतबादिल बल्कि मद्दे मुकाबिल बना दिया जाता है। वली खान की ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि एक बार उनसे एक सहाफी ने पूछा कि आप पहले मुसलमान हो, अफगान हो या पाकिस्तानी हो। वली खान ने जवाब दिया, मैं 5000 साल से अफगान, 1400 साल से मुसलमान और सिर्फ 28 साल से पाकिस्तानी हूं। तुम खुद हिसाब लगा लो, मालूम हो जाएगा। अब आप गौर करें तो ये बात बिल्कुल इलॉजिकल है। मजहब, जबान और नेशनैलिटी ग्रुप आइडेंटिटीज के मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो एक दूसरे का मुतबादिल नहीं है। एक शख्स बैक वक्त इन तमाम आइडेंटिटीज का हामिल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की आइडेंटिटी तब्दील हो सकती है, लेकिन इस तब्दीली में लैंग्वेज को रिप्लेस करती है, मजहब को रिप्लेस करता है और नेशनैलिटी को रिप्लेस करती है। नेशनैलिटी बदलने से मजहब नहीं बदलता और मजहब बदलने से जबान नहीं बदलती। आप ये कह सकते हैं कि मैं पहले हिंदू था अब मुसलमान हूं, या ये कि हम पहले इंडियन थे अब पाकिस्तानी हैं, या जैसे मैं अपने बारे में कह सकती हूं कि मेरे एंसेस्टर्स पश्तो स्पीकिंग थे लेकिन अब हम पंजाबी स्पीकिंग हैं। लेकिन ये कहना कि मैं पहले पंजाबी था और अब पाकिस्तानी हूं, या ये कहना कि मैं पहले सिंधी था अब मुसलमान हूं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। दूसरी बात, आपने शायद नोट किया हो कि अपनी चारों ग्रुप आइडेंटिटीज यानी रेस, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और सिविलाइजेशन, इन चारों ग्रुप्स के लिए मैंने कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि कौम एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है। कौम का लफ्ज एक ज़ुमानी लफ्ज है जो किसी भी ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हम कौम के लफ्ज को लेके कोई भी डिस्कशन करें तो हमारी बात उस वक्त तक क्लियर नहीं होगी जब तक ये वाज़ेह ना किया जाए कि कौम का लफ्ज किन मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रॉब्लम को लिसानियाती इबहम या लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं तो इस लफ्ज की बुनियाद पर की गई कोई भी बात उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक कि बताने वाला ये ना बताए कि वो इस लफ्ज को किस मफहूम में इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। 22 मई 2018 को पीटीएम के मेंबर नेशनल असेंबली मोहसिन दावर ने एक ट्वीट की। ट्वीट के अल्फाज कुछ यूं हैं, जुग्राफिया बदलता है, कौमें नहीं बदलती। मैं अफगान था, अफगान हूं और अफगान रहूंगा। इस ट्वीट में दावर साहब अपने आप को अफगान कौम का मेंबर बता रहे हैं। कौम की तरह अफगान का लफ्ज भी मल्टीपल मीनिंग्स रखता है। अफगान कौम की टर्म 3 ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, पठान जात के लिए, पश्तो स्पीकिंग एथनिसिटी के लिए और अफगानिस्तान के नेशनल्स के लिए। अब चूंकि ये क्लियर नहीं था कि इस ट्वीट में मोहसिन दावर ने अपने आप को पठान कहा, पश्तून कहा या अफगानिस्तान का शहरी, तो इस ट्वीट के बाद एक बहस छिड़ गई।
पी टी एम के मुखालिफिन ने इस ट्वीट को पाकिस्तान से गद्दारी करार दिया, क्योंकि अगर एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ये कह रहा हो कि क़याम पाकिस्तान एक वक्ती जुग्राफियाई तब्दीली है, जबकि मैंने हमेशा खुद को अफगान नेशनल समझा और मेरी लॉयल्टी स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता रहेगी, तो ये बात इंतहाई गैर मुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीएम के डिफेंडर्स इस ट्वीट को कॉमन सेंस कहते रहे, क्योंकि उनके नजदीक अफगान कौम से दावड़ साहब की मुराद पठान रेस या पश्तून एथनिसिटी थी, और ये कॉमन सेंस की बात है कि क़याम पाकिस्तान के नतीजे में ना किसी की ज़ात बदली ना लैंग्वेज कल्चर। लेकिन इस सब बहस में बीच की बात यह है कि अगर मोहसिन दावड़ ने यह बात क्लियर करना होती कि इस ट्वीट में अफगान कौम को किन मीनिंग्स में इस्तेमाल किया गया तो वो कर देते, लेकिन अपनी बात वाज़े करना उनका मकसद ही नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली उनका मकसद ये था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक सख्त मैसेज दिया जाए, लेकिन पब्लिक भी उनकी पाकिस्तानियत से बदगुमान नहीं हो। सो आप देख सकते हैं कि कौम के लफ्ज में एक इबहाम है। ये इबहाम पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस की एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे इलाकाई और लिसानी सियासतदान अपने राइट्स की स्ट्रगल में इस इबहाम का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। यही मिस्टेक हमारे दानिश्वर भी करते हैं कि पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की डिस्कशंस में कौम के लफ्ज में मौजूद इस इबहाम को पेश नज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से ये डिस्कशंस एम्बिगुअस रहती हैं, और ये एम्बिग्विटी इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमें हमारी कौमी शनाख्त के हवाले से कंफ्यूज रखती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक्सपीरियंस की पॉडकास्ट का एक क्लिप मुलाहिजा कीजिए। हम एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना बंद कर दें। हम कौमें हैं, नेशन ऑफ नेशंस। हम कौम नहीं कौमें हैं। जरा सोचिए कि यहाँ कौम का लफ्ज किस ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बज़ाहिर लगता है कि अदील अफजल एथनिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एक सिंगल एथनिक नेशन नहीं बल्कि मल्टी एथनिक नेशन है, और इस लिहाज से ये बात दुरुस्त है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत सी एथनिसिटीज़ का मुश्तरका वतन है। एथनिसिटी से मुराद लैंग्वेज कल्चर है। पाकिस्तान के बड़े एथनिक ग्रुप्स में पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी, महाजिर और बलोच शामिल हैं। इनमें से हर ग्रुप की अपनी अलग ज़बान और अलग कल्चर है। सो अगर कौम का मतलब एथनिसिटी लें तो इस मफहूम में अदील अफजल की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम कौम नहीं कौमें हैं। लेकिन इसी बात की ट्रांसलेशन शहजाद गियास करते हैं नेशन ऑफ नेशंस। लेकिन क्या पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, सराइकी और महाजिर कौमों को नेशन कहना दुरुस्त है? ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कौम का लफ्ज़ तो हम किसी भी ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नेशन की इस्तिलाह सिर्फ एक खास किस्म के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके पास अपनी सॉवरन स्टेट हो, अपनी आज़ाद रियासत हो, या वो लोग जो अपनी आज़ाद रियासत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हों, उन्हें नेशन कहा जाता है। नेशन की इस डेफिनेशन के हिसाब से हम पाकिस्तानी ना सिंधी नेशनल हैं, ना पंजाबी नेशनल हैं, और ना ही हम मुसलमान नेशनल हैं। हम पाकिस्तानी नेशनल हैं। नेशनलिज्म का डिफाइनिंग फीचर पॉलिटिक्स है, ज़बान और मजहब कल्चरल ग्रुप्स हैं, जबकि नेशन एक पॉलिटिकल ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप जो खुद के लिए सॉवरन नेशन स्टेट की ख्वाहिश न रखता हो, या जो नेशन स्टेट हासिल करने की सलाहियत न रखता हो, उसे नेशन नहीं कहा जाना चाहिए। नेशन की अव्वलीन मंजिल नेशन स्टेट कायम करना है। ये काम बादशाहों के ज़माने में फौज करती थी तलवार के जोर पे, लेकिन जदीद दौर में ये काम नेशन करती है नेशनलिज्म के जज्बे के तहत। और एम्पायर बनाने की निस्बत नेशन स्टेट हासिल करना कहीं ज़्यादा तहलका खेज और कहीं ज़्यादा हलाकत खेज है। एक ऐसा ग्रुप जो इस हलाकत खेज कामयाबी की अहलियत नहीं रखता, उस ग्रुप के लिए खुद को नेशन समझना या खुद को नेशनलिस्ट स्ट्रगल में धकेलना कौम का मुस्तकबिल तबाह करने के मुतरादिफ है। पख्तूनिस्तान मूवमेंट हो या खालिस्तान मूवमेंट, बलोच इंसर्जेंसी हो या महाजिर नेशनलिज्म का अल्ताफ हुसैन ब्रांड, ये तमाम तहरीकें कुर्बानी के बदले रायगानी का सौदा साबित हुई, क्योंकि नेशनलिज्म सिर्फ इमोशनलिज्म नहीं, प्रेगमेटिज्म भी है। तकसीम की सियासत का जवाज कामयाबी है, वो कामयाबी जो जिन्ना ने हासिल की या मुजीबुर रहमान ने हासिल की, और अगर ये कामयाबी हासिल करना मुमकिन ना हो तो इत्तेहाद तकसीम से बेहतर है। नेशन और नेशन स्टेट की ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इंसानी तारीख में ज्यादा पुरानी नहीं है। इसका आगाज आज से कुछ 300 साल पहले हुआ, जब आम पब्लिक ने पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी शुरू की। इससे पहले रियासत तलवार के जोर पर बनती थी।
इस दौर को एज ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मिडिल क्लास को एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने बादशाहों की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज करना शुरू किया। अवाम एक पॉलिटिकल ग्रुप की सूरत में इकट्ठे होने लगे, ये सोचकर कि उनकी हुकूमत उनकी मर्जी से बननी चाहिए। इस ग्रुप को नेशन और इस सोच को नेशनलिज्म का नाम दिया गया। नेशनलिज्म से पहले भी फ्रेंच, जर्मन और इंडियन कौमें मौजूद थी, लेकिन ये सिर्फ ज्योग्राफिकल या एथनिक आइडेंटिटीज थी। कौम मौजूद थी, लेकिन कौम में हक़ खुद इरादियत यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का शऊर नहीं था। पानीपत के मैदान में जो जीत जाए, लोग उसे हिंदुस्तान का बादशाह मान लेते थे, चाहे वो इंडियन ना भी हो। लेकिन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इंसानी तारीख में नेशनलिज्म के दौर का आगाज हुआ। बादशाहतें और एम्पायर्स गिरने लगीं और हुकूमतें फातिहीन की तलवारों की बजाय नेशनलिज्म के जज्बे के तहत कायम होने लगी। अब आइए इस सवाल की तरफ कि नेशन कैसे बनती है। क्यों कुछ लोग अपने आप को एक नेशन समझने लगते हैं और ये मुतालिबा करने लगते हैं कि चूंकि हम एक नेशन है, लिहाजा हमारी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये गलतफहमी आम है कि नेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सादा बना दिया जाता है। ये कहना कि कौम सिर्फ मजहब की बुनियाद पर बनती है या सिर्फ जबान की बुनियाद पर बनती है, ये नेशन के कॉन्सेप्ट की ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसमें कोई शक नहीं कि मजहब और जबान नेशन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये नेशनलिज्म का तयशुदा फॉर्मूला नहीं है। यूरोप में जहां नेशनलिज्म का आगाज हुआ, वहां नेशन जबान की बुनियाद पर बनी, लेकिन इस दुनिया में इंडिया जैसी नेशन भी है जहां 22 मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले मिल के एक नेशन स्टेट बनाते हैं। और यहाँ अरब वर्ल्ड भी है जहां एक ही जबान बोलने वाले अरबी 22 नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। यही बात मजहब के बारे में कही जा सकती है कि मजहब की बुनियाद पर नेशंस बनती भी हैं और टूटती भी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इसराइल के नेशनलिज्म की डेवलपमेंट में मजहबी शनाख्त ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जबकि फ्रांस की नेशन मेकिंग में मजहब की मुखालिफत ने अहम किरदार अदा किया। सो नेशंस कैसे बनती हैं, इस सवाल का कोई सादा जवाब नहीं है। नेशंस के बनने या टूटने का अमल बहुत पेचीदा होता है और इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हर स्टेट के नेशनलिज्म की अपनी यूनिक कॉम्पोजिशन है। जिस तरह हर कौम की अपनी अलग हिस्ट्री होती है, इसी तरह हर कौम का नेशनलिज्म भी अलग होता है। नेशनलिज्म का सबसे नुमाया फैक्टर कॉमन ग्रुप फीलिंग है, यानी ये जज्बा कि हम एक नेशन से ताल्लुक रखते हैं। इसी जज्बे के तहत लोग अपने हमवतनों से लगाव रखते हैं और उनका एहसास करते हैं। दूसरा फैक्टर मुश्तरका दुश्मनी का एहसास है, जो उस वक्त पैदा होता है जब कोई कम्युनिटी अपने वजूद को खतरे में महसूस करती है। और एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जब लोगों का एक गिरोह आपस में पॉलिटिकली यूनाइट होने लगता है और खुद को एक नेशन समझने लगता है। तीसरा फैक्टर एक कॉमन टेरिटरी यानी मुश्तरका इलाका है, जो किसी कौम के पास मौजूद हो या जिसके हुसूल की वो ख्वाहिश रखती हो। और फोर्थ फैक्टर अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का वजूद या उसकी तमन्ना है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का अव्वलीन मकसद बन जाता है। ये वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी गैर मौजूदगी में एक ग्रुप का नेशन बनना मुश्किल है, चाहे उस ग्रुप की बॉन्डिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ज्यूइश कम्युनिटी इतनी मजबूत कम्युनिटी थी कि 2000 साल तक मुख्तलिफ मुल्कों में बिखरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी ज्यूइश आइडेंटिटी को मेंटेन किया। लेकिन ये कम्युनिटी उस वक्त तक नेशन नहीं कहलाई जब तक कि उसमें ये जज्बा पैदा नहीं हुआ कि उनकी अलग नेशन स्टेट होनी चाहिए, और जब तक उसने एक कॉमन टेरिटरी कार्व आउट नहीं की। इसी तरह हिंदुस्तान का मुस्लिम नेशनलिज्म सिर्फ उन मुसलमानों के लिए हकीकत बना जिनके पास एक मुश्तरका इलाका था, जबकि हिंदुस्तान के बाकी मानदा करोड़ों मुसलमानों के लिए मुस्लिम नेशनलिज्म का सेंटिमेंट बिल्कुल बेमानी साबित हुआ, क्योंकि अगर आपके पास कॉमन टेरिटरी नहीं तो आप अलग नेशन नहीं बन सकते। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी बंगाल ने अपने आप को एक अलग नेशन मनवाया, क्योंकि उनमें अलग नेशन होने का जज्बा भी था, उनके पास एक वसी और अरीज खित्ता भी था और मुश्तरका दुश्मन को आइडेंटिफाई करने के बाद आज़ादी की तमन्ना भी। नेशनलिज्म के इन बेसिक फैक्टर्स के अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अक्सर नेशंस में मुख्तलिफ दर्जे में मौजूद होते हैं, जैसे कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन और कॉमन हिस्ट्री। ये फैक्टर्स नेशन की पहचान बनते हैं और इसका नेशनल कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। बसा औकात इनमें से कोई एक आइडेंटिटी बहुत खास बन जाती है, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान नेशन अपनी उस आइडेंटिटी को बहुत ग्लोरीफाई करती है जो उसे उसके दुश्मन से अलग जाहिर करती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान मजहब को ग्लोरीफाई किया गया, क्योंकि नेशन और मुखालिफ गिरोह के दरमियान फर्क मजहब का था।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सेकुलरिज्म को ग्लोरीफाई किया गया क्योंकि चर्च नेशन का इस्तेहसाल कर रहा था। अमेरिका की आज़ादी की जंग में मुआशी खुशहाली के ख्वाब को ग्लोरीफाई किया गया क्योंकि बरतानिया अमरीकियों पर जालिमाना टैक्स लगा रहा था, जबकि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान मादरी ज़बान की अहमियत को उजागर किया गया क्योंकि नेशन और मुखालिफ गिरोह में फ़र्क ज़बान का था। नेशन स्टेट हासिल करने के बाद नेशन में नेशनल प्राइड का एहसास पैदा होता है और फिर वो कौम एक नेशनल ड्रीम तश्कील देती है कि हम एक खुशहाल और अजीम कौम बनेंगे। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। और ये याद रखना चाहिए कि नेशनल ड्रीम नेशनलिस्ट मूवमेंट के ड्रीम से मुख्तलिफ होता है। ये वो मुख्तलिफ अवामिल हैं जो आपस में मिलकर एक कौम में नेशनलिज्म का जज्बा पैदा करते हैं। ये जज्बा उस कौम को एक नेशनल आइडेंटिटी देता है जिसे आमतौर पर नेशनैलिटी कहा जाता है। और जब एक कौम अपनी इस नेशनल आइडेंटिटी से मुतमईन नहीं हो तो हम कहते हैं कि वो कौम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस की नौयत कुछ मुख्तलिफ है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को उनकी नेशनल आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़ी तसल्ली से कौमियत के खाने में पाकिस्तानी लिखते हैं। हमारी दिक्कत की असल वजह यह है कि हमारी ऑफिशियल हिस्ट्री यानी मुताला पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेशनलिज्म को सिर्फ एक फैक्टर यानी मजहब की बुनियाद पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, जो कि नेशनलिज्म की ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये रिवायती वजाहत पाकिस्तानी नेशनलिज्म पर उठने वाले एतराज़ात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती और ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए कंफ्यूजन का बायस बनती है। कौम परस्त लीडर्स इस कंफ्यूजन को हवा देते हैं और जो राइट विंग है वो पाकिस्तान के मजहबी मिशन और नजरियाती सरहदों के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को गद्दार समझने लगता है और यूं एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट होता है जो मुआशरे में तकसीम का बायस बनता है। पाकिस्तानी नेशनलिज्म की असल वजाहत क्या है, इस बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूं जिनमें उन वजूहात को तफसील से डिस्कस किया गया है कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को एक अलग नेशन समझने लगे। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अब तक की डिस्कशन की रोशनी में मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन करें या डाउट करें तो इससे पहले ये चंद पॉइंट्स अपने जहन में ज़रूर याद रखें। नंबर 1, ये याद रखें कि जब भी कौम के हवाले से आपके सामने कोई दावा किया जाए तो ये सवाल ज़रूर करें कि कौम का लफ्ज़ यहाँ किन मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है, ताकि आप ज़बान, मज़हब और नेशनैलिटी को आपस में गड़बड़ ना करें। नंबर 2, अगर कोई शख्स आपको नेशन बनाने का 1 वर्ड फॉर्मूला बताए कि नेशन ज़बान से बनती है या मज़हब से बनती है तो समझ लें कि या तो वो नेशनलिज्म को दुरुस्त तौर पर समझता नहीं है या अगर वो लीडर है तो वो अपनी कौम को गलत समत में लेकर जाएगा। नंबर 3, नेशन स्टेट सिर्फ जज्बात से नहीं बनती। नेशन बनाना एक प्रैग्मेटिक फैसला है। नेशन को इस काबिल होना चाहिए कि वो आज़ादी हासिल कर सके और अपनी आज़ादी को बरकरार रख सके। इस कैलकुलेशन के बगैर अपने आप को अलग नेशन मान लेना और अपने राइट्स की हर मूवमेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट बना लेना बेवकूफ़ी की बात है। नेशनलिस्ट मूवमेंट एक एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रगल है। ऐसी नेशनलिस्ट स्ट्रगल में पड़ना जो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती, कौम को तबाही के दहाने पे पहुंचाने के मुतरादिफ है। नंबर 4, याद रखें कि नेशन एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और नेशनलिस्ट मूवमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। नेशनलिस्ट मूवमेंट का सबसे पहला इम्तिहान ये होता है कि वो पॉलिटिकल फ्रंट पर ये साबित करे कि कौम के ज़्यादातर लोग अपने आप को अलग नेशन समझते हैं, जैसा कि कायदे आज़म ने अलग मुस्लिम स्टेट के नारे पर तमाम मुस्लिम सीटें जीती थीं, या जैसे शेख मुजीब ने 6 पॉइंट्स के नारे पर ईस्ट पाकिस्तान की तमाम सीटें जीती थीं। और वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो सियासी अमल का बाइकॉट करती है, अक्सर औकात उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता, चाहे वो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या बलोच लिबरेशन आर्मी। नंबर 5, तारीख का ये सबक याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एज ऑफ एम्पायर्स गुजर चुकी है। फौजें अब भी मुल्क फतह करती हैं लेकिन वो स्टेट नहीं बना सकती। आज के दौर में बराह रास्त मुसल्लह जिद्दोजहद के ज़रिए स्टेट हासिल करने की कोशिश महज कौम को हलाकत में डालने की बात है। ये वो एफर्ट है जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये वो रास्ता है जहां कुर्बानी का बदला सिर्फ रायगानी है।
الگ نیشن سٹیٹ کے لیے مسلح جدوجہد صرف اس صورت میں جسٹیفائیڈ ہوتی ہے کہ جب پولیٹیکل فرنٹ پر قوم اپنے آپ کو ایک الگ نیشن سٹیٹ ثابت کر لے لیکن دوسرا گروہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس پولیٹیکل اچیومنٹ سے پہلے اگر کوئی لیڈر اپنے لوگوں کو آرمڈ سٹرگل پر اکساتا ہے تو موسٹ لائکلی وہ لیڈر یا تو تاریخ کے فہم سے آری ہے یا پھر وہ اپنے لوگوں کو محض کینن فوڈر سمجھتا ہے۔ اور فائنلی اپنے رائٹس کی ہر سٹرگل نیشنلسٹ سٹرگل نہیں ہوتی۔ پاکستانی عوام کی اصل جدوجہد کلاس سٹرگل ہے۔ ایم کیو ایم نے 40 سال تک مہاجر قومیت کی جدوجہد کی، لیکن اس سٹرگل نے مہاجر قوم کو پستی میں دھکیلنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اس ناکام جدوجہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، سنیے ذرا۔ معاملہ لسان کا بھی نہیں ہے، زبان کا بھی نہیں ہے، قومیت کا بھی نہیں ہے، طبقے کا ہے۔ آپ غریب ہیں تو آپ مجرم ہیں، آپ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں تو آپ پہ پاکستان کا کوئی قانون نہیں لگتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی یہ بات پاکستانی سیاست کا اصل مشن ہے۔ ہمیں ملٹری رول، ایلیٹ کیپچر اور مولوی کے شکنجے سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اصل سیاسی جدوجہد یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ہمیں ایلیٹ کلاس ریپرزینٹ نہیں کرے، بلکہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری اپنی اکنامک کلاس کے لوگ وہاں موجود ہوں، تاکہ ہمارے پیسوں کی تقسیم ہماری ضرورتوں کے مطابق ہو سکے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمیں کسی مسیحا کی راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا آئینی راستہ موجود ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیٹڈ مڈل کلاس پولیٹیکلی ایکٹیو ہو، سیاسی شعور حاصل کرے، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرے اور وہاں ایلیٹ کی غلامی نہ کرے بلکہ بغیر ڈرے میرٹ کا تحفظ کرے، ووٹ کے ذریعے سیاسی جماعتوں پر کنٹرول حاصل کرے اور پبلک کے حقیقی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں پہنچائے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس نیشنل پرائیڈ کو بحال کریں جو 90s کے زمانے میں ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو دل سے اون کریں اور اپنے پاکستانی ہونے پر پرائیڈ رکھیں۔ اپنا ملک اپنے گھر کی طرح ہوتا ہے، جس کے لیے عصبیت رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اس عصبیت کے بغیر ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کے ریسورسز پر پاکستانی نیشن کا کنٹرول اسٹیبلش کر سکیں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی کو لے کے ہم نے چند سوال کیے تھے۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب ہم نے اس ویڈیو میں دیے ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی اسلامک آئیڈینٹی کو سمجھ لیں۔ ابھی تک اس ویڈیو میں ہم نے اس فیکٹ کو فار گرانٹیڈ لیا ہے کہ اسلام پاکستان کی تہذیبی شناخت ہے، لیکن کیا یہ دعویٰ واقعی حقیقت ہے یا محض ہسٹری کا غیر حقیقی رومانس؟ اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔